नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन पर। अगर आप CRPF या CISF ट्रेडमैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन हल करेंगे जिनमें से कई प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आपकी भर्ती परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुरोध है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका लक्ष्य CRPF या CISF ट्रेडमैन में सिलेक्शन पाना है तो इस पूरी वीडियो सीरीज को लगातार लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूं आप अपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आइए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो भी बच्चे हमारे चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग और उसके परिणामों का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो जल्दी बताइए, अशोक का कौन सा शिलालेख था जिसमें कलिंग और उसके परिणामों का वर्णन मिलता है? 10वां शिलालेख था, 11वां, 12वां या फिर 13वां? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग और उसके परिणामों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो जल्दी बताइए किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? कौन सा है? अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131 या फिर अनुच्छेद 143? तो कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी कमेंट में बताओ। तो इसका राइट आंसर जाता है अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है ये एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फवंगपुई जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए, फवंगपुई जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है यह भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? नागालैंड की है, मणिपुर की है, मिजोरम की है या फिर मेघालय की है? तो जल्दी बताओ फवंगपुई किस राज्य में स्थित है और किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। फवंगपुई कहाँ पर है? ये मिजोरम में स्थित है और मिजोरम की ही सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना फवंगपुई को ही हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी बताओ। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि जल मतलब H2O का प्रकाश अपघटन या फिर क्लोरोफिल या फिर वायुमंडल? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाता दोस्तों H2O का प्रकाश अपघटन, मतलब जल का प्रकाश अपघटन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट किया है, तो जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, असम में, सिक्किम में, नागालैंड में या फिर त्रिपुरा में? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है दोस्तों ये कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक 5 में से 5 बिल्कुल ठीक हुए हैं? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम वर्षा या फिर क्लाउड सीडिंग कराने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। सिल्वर आयोडाइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का, कॉपर सल्फेट का या फिर अमोनिया क्लोराइड का?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, जल्दी बताओ। जब हम कृत्रिम वर्षा मतलब कि आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं या फिर हम क्लाउड सीडिंग कराने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी? जल्दी बताइए। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7। अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन ने? तो जल्दी बताइए। दीवान ए अमीर कोही यह विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवान ए अमीर कोही ये विभाग किससे संबंधित था? तो ये कृषि के विकास के लिए जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। किसका सल्तनत था? ये दिल्ली का सल्तनत शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संसद की लोक लेखा समिति मतलब कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? जल्दी बताइए। संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं, या फिर आपके 30 सदस्य जो सभी लोकसभा के होते हैं, या फिर आपके 45 सदस्य होते हैं जिसमें से 30 लोकसभा और 15 राज्यसभा से होते हैं। जल्दी बताइए। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर जाता है लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से संबंधित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के नहीं बहती है? जल्दी बताइए। नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर है या फिर गोदावरी नदी है? तो जल्दी बताइए। भ्रंश घाटी से जो नहीं बहती है नदी कौन सी है वो? तो इसका राइट आंसर जाता है आपका गोदावरी नदी जो है इनमें से भ्रंश घाटी से होकर के नहीं बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान और भूख प्यास को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर का वो कौन सा भाग होता है जो शरीर का तापमान भूख प्यास को नियंत्रित करता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस जो होता है ये शरीर के तापमान को भूख प्यास को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए किस समिति ने तेंदुलकर समिति से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? जल्दी बताओ। भारत में गरीबी रेखा नियंत्रित करने के लिए किस समिति ने तेंदुलकर समिति से पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी? तो वो कौन सी समिति थी? जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। तो वो थी दोस्तों लकड़ावाला समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने? लकड़ावाला समिति ने तेंदुलकर समिति से पहले ही गरीबी रेखा का नियंत्रित करने के लिए अपनी रिपोर्ट वहाँ पर प्रस्तुत कर दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? जल्दी बताओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी बताएंगे। इसका राइट आंसर जाता दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार ही संशोधन हुआ है, वो हुआ है 1976 में, ठीक है। 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 1928 में हुए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था जिसे बाद में वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13।
1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जिसे बाद में वहाँ की महिलाओं ने ही उनको सरदार की उपाधि दी थी? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहाँ की सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? वो किया था बारदौली सत्याग्रह का। कब? 1928 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक पेंडुलम घड़ी को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाए तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताइए। यदि एक पेंडुलम घड़ी की भूमध्य रेखा से ध्रुव की दिशा में ले जाए तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी बताओ। वह धीमी हो जाएगी, वह तेज हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर वह रुक जाएगी? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाता है वह तेज हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक पेंडुलम घड़ी की भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाए तो उसकी गति क्या होगी? उसकी गति तेज हो जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसके संरक्षण से संबंधित है? जल्दी बताइए। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसके संरक्षण से संबंधित है? ओजोन परत, आर्द्रभूमि, बाघ संरक्षण, या फिर मरुस्थलीकरण को रोकना? जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसके संरक्षण से है? तो वो है आर्द्रभूमि संरक्षण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं? सभी लोग अपने अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिनसे कि उन सभी बच्चों की भी बहुत अच्छी से तैयारी हो सके। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश एक दूसरे से अलग करता है? जल्दी बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश एक दूसरे से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, या फिर डंकन पैसेज? जल्दी बताओ। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल या फिर कौन सा अक्षांश एक दूसरे से अलग करता है? तो वो है दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जल्दी बताइए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। भाग 2 नागरिकता को, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व, या फिर भाग 4A में मौलिक कर्तव्य? जल्दी बताइए। भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे बिछाई गई थी? तो जल्दी बताइए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1853 में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, और कहां से कहां तक? बॉम्बे से ठाणे तक ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो किसके कार्यकाल में बिछाई गई? जल्दी बताओ। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में? तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये मुंबई से ठाणे तक बिछाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? जल्दी बताइए। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4,
7.0, 7.4 या फिर 8.0? जल्दी बताइए। मानव रक्त का पीएच मान सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, तो वो होता है 7.4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए वर्तमान में मुख्य रूप से किस सूचकांक पर कार्य किया जाता है? जल्दी बताओ। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए वर्तमान में मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। थोक मूल्य सूचकांक का, उपभोग मूल्य सूचकांक का, या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी का, या फिर उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई का। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं? कमेंट में राइट आंसर कमेंट में अपना अपना स्कोर जरूर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? जल्दी बताइए। यूएन की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 21। 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, या फिर 20 होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में, मिनिकॉय, बैरन द्वीप, या फिर नारकोंडम द्वीप पर? तो जल्दी बता दीजिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों बैरन द्वीप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो वो बैरन द्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न होने वाले विवादों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं उनका अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा, संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम निर्णय किया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कोई भी विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एलिसा परीक्षण किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? जल्दी बताइए। एलिसा टेस्ट जो होता है यह किस बीमारी की पहचान करने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एलिसा परीक्षण किस बीमारी की पहचान करने के लिए किया जाता है? कैंसर के लिए, टीबी के लिए, एड्स के लिए, या फिर टाइफाइड के लिए? जल्दी बताइए। एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? किस बीमारी की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है एलिसा टेस्ट एड्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? जल्दी बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जल्दी बताओ।
सूरत अधिवेशन 1907 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में या फिर लाहौर अधिवेशन 1919 में। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा किस अधिवेशन में दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके इस वीडियो में 25 में से 25 बिल्कुल राइट आंसर हुए हैं? तो सभी बच्चे अपना अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताएं कितने स्कोर आपका इस वीडियो में रहा है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सकें। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उन सभी बच्चों की भी तैयारी अच्छे से हो सके। साथ ही मैंने CRPF और CISF रिलेटेड हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन नहीं किया है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।